Today we will start lab 4, that is multi-table queries. ठीक है, अब इस मल्टी टेबल क्वेरीज में हमें जो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। पहले तो सेट ऑपरेशंस, इसके अंदर आते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। उसके बाद हमें पढ़ने टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, और जितने भी ज्वाइंस हैं सबका सिंटैक्स, सबका हमने कैसे उसको यूज करना है क्वेरीज में वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट लैब फॉर योर सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूरे लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें कहीं ना कोई ज्वाइन आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी डाउट रहेगा आप पूछेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रन एसक्यूएल कमांड लाइन। कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। यहाँ पे हमें दो टेबल्स जिसमें आज हम वर्क करने वाले हैं वो है फर्स्ट ईएमपी, सेकंड वन इज डीपीटी। ठीक है, ये दो टेबल सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, इन दो टेबल से ही हम क्या करेंगे, आज पूरा क्लास खत्म करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं सेट ऑपरेशंस। ठीक है, सेट ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूनियन। ठीक है, यूनियन इज डिनोटेड बाय आर यूनियन एस। सेकंड वन इज इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय R intersection S, and third one is set difference. So set difference is again denoted by R minus S. ठीक है, where R and S are the relations. ठीक है, R and S are the relations. ठीक है, और ये जो relations हैं ये both the relations are union compatible relations. ठीक है, यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सेट ऑपरेशंस की हमें नीड पड़ी क्यों। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे कि ये सेट ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो अगर मुझे पता करना है, ठीक है, अगर मुझे पता करना है कि ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो डिपार्टमेंट 10 में है, तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक क्वेरी लिख रहे थे, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर है? फिर हम लिखना है कि अगर हमें पता करना है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज है जो डिपार्टमेंट 20 में है, तो हम लिख रहे थे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एमपी और डिपार्टमेंट नंबर टू 20। क्लियर है? सो दीज आर द एम्प्लॉयज व्हिच आर प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट 10, दीज आर द एम्प्लॉयज व्हिच आर प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट 20। क्लियर है? अब मुझे निकालना है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन आइदर डिपार्टमेंट 10 और डिपार्टमेंट 20। ठीक है, so one way of writing this query is select ename from EMP where DPT number that is equals to 10 or DPT number that is equals to 20। क्लियर है? पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्कूल ऑफ ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेरी लिख रहे थे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10 और डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 20। सो दिस विल डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन आइदर डिपार्टमेंट 10 और 20। क्लियर? तो ये 3 एम्प्लॉयज आपको यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, और 3 एम्प्लॉयज आपको कहाँ से मिल रहे हैं, 3 एम्प्लॉयज आपको यहाँ से मिल रहे हैं और 5 एम्प्लॉयज आपको यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 and 5 टोटल यहाँ पे आपको 8 एम्प्लॉयज मिलेंगे। क्लियर है? वन वे ऑफ राइटिंग दिस क्वेरी इज टू यूज दी और ऑपरेटर। क्लियर है? अब सेकंड, इसी क्वेरी को हम और कैसे तो लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इन, और इन करके मैं करूंगा 10, 20 कर दूंगा। I will get the exact same output. Clear? Now, third way of writing this query is select ename from EMP where DPT number that is equals to 10 union select ename from EMP where
DPT number that is equals to 20. क्लियर है? तो यही सेम आउटपुट आ रहा है आपको, 8 रोस आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि पहला सेट बन रहा है आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर DPT नंबर इज इक्वल टू 10, ये पहला सेट बना। सेकेंड सेट इज सेलेक्ट ename फ्रॉम EMP वेयर DPT नंबर दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। सो यूनियन निकाल रहा हूं मैं इस सेट का और इस सेट का, दैट मीन्स दिस सेट इज, दिस इज माई R, this is my S. I am writing R union S. So it will display the records that are present in R, records in that are present in S, as well as record that are present in both the relation. ठीक है, तो R, S और R और S दोनों में जो कॉमन है वो तीनों क्या करेगा, इसमें इंक्लूड करेगा। क्लियर है? तो ये वही आपके इंक्लूड हो रहे हैं। देखिए क्लार्क इंक्लूड हो चुका है इसमें, ठीक है। फिर किंग भी है इसमें, मिलर तो मिलर भी है इसमें। फिर यहां से आ रहे हैं स्मिथ, ये स्मिथ हो गया। फिर जोन्स, नेक्स्ट वन इज स्कॉट, नेक्स्ट वन इज एडम्स एंड लास्ट वन इज फोर्ड। क्लियर है? तो ये वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो इनमें है, या तो इनमें है या तो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन अभी भी एक भी नहीं मिला है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम क्वेरी देखें तो हम क्या देखेंगे कि डिस्प्ले दी, देखिए अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये कंप्लीट रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। डिस्प्ले दी जॉब्स विच आर इन डिपार्टमेंट 10 और 20, ठीक है। तो डिस्प्ले जॉब फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट 10, ये आपको डिपार्टमेंट 10 के जॉब दिखा रहा है। फिर डिस्प्ले जॉब फ्रॉम डिपार्टमेंट 20, तो सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर DPT नंबर दैट इज इक्वल टू 20, ये आपको 20 के जॉब दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि डिस्प्ले द जॉब्स विच आर इन डिपार्टमेंट 10 और 20 और बोथ द डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट 10 यूनियन, फिर हम लिख रहे हैं सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर DPT नंबर दैट इज इक्वल टू 20। Clear? So properties that are in R, properties that are in R, properties that are in S, as well as properties that are in both R and S. ठीक है, तो property that are in R, R means manager, manager इसमें है, president, president भी आ गया इसमें, clerk, clerk भी इसमें आ गया। Properties that are in S, S में देखिए clerk, तो clerk इसमें ऑलरेडी आ गया, manager इसमें ऑलरेडी आ गया, analyst नहीं आया था तो analyst इंक्लूड हो गया, clerk ऑलरेडी है इसमें, analyst ऑलरेडी इसमें आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूनिक वैल्यू दिखाएगा आपको, ठीक है। ये आपको क्या कर रहा है, यूनिक वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि 10 में भी हो 20 में भी हो और जो रिपीट कर रहे हैं वो भी आपको क्या दिखाने हैं, वो भी दिखाने हैं आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा, क्वेरी में लिखना पड़ेगा यूनियन ऑल। सो यूनियन ऑल विल डिस्प्ले ऑल द डुप्लीकेट्स आल्सो। तो क्लर्क 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 3 बार रिपीट कर रहा है, एनालिस्ट एनालिस्ट 2 बार रिपीट कर रहा है, मैनेजर मैनेजर भी 2 बार रिपीट कर रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है कि जो डुप्लीकेट ऑकरेंसेस थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। क्लियर है? अब ये यूनियन वाली क्वेरी जो है, ये यूनियन वाली क्वेरी के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 सेट चाहिए। एक तो R टर्म कर रहा हूँ, एक को मैं S टर्म कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को क्या होना चाहिए, यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यूनियन कंपैटिबल मीन्स द रिलेशंस हैव यूनियन compatible. Compatible means they have same number of columns. Second, their domains should be same. Their domains should be same. ठीक है, that means जो मैं पहला सेट बना रहा हूँ, पहला सेट में मेरे पास क्या है, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर का 10, कॉलम कौन सा है उसमें जॉब। दूसरा सेट जो बना रहा हूं उसमें लिखा हूं सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट का 20, इसमें भी जो कॉलम हो क्या है, जॉब। तो जॉब और जॉब एक एक ही एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर मैंने 2 एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन कंपैटिबल नहीं रहेगा। सपोज यहाँ मैंने ename भी इंक्लूड कर दिया तो ये क्वेरी मेरी क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि यूनियन कंपैटिबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। सिमिलरली
दे हैव द सेम डोमेन. सेम डोमेन मीन्स जॉब और जॉब का जो डोमेन है वो सेम होना चाहिए. दैट मीन्स आई कैन इंक्लूड जॉब एंड इनेम ऑल्सो. तो पहले वाले में जॉब ले रहा है, दूसरे वाले में इनेम ले रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखें अगर हम, तो जॉब और इनेम दोनों का जो डोमेन है वो सेम है. देखिए जॉब भी varchar 2 है और इनेम भी varchar 2 है. साइज वाले अलग है लेकिन डोमेन जो है उनका सेम है, varchar 2 और varchar 2 ही है. क्लियर है? सो they have the same number of columns. The sets should have same number of columns or same number of attributes as well as their domains should be same. ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उनको यूनियन, इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस जो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर है? तो पहला हमने देखा यूनियन. सेकंड क्वेरी हम देखते हैं इंटरसेक्शन. तो मैं क्या कर रहा हूं, इंटरसेक्ट कर रहा हूं. इंटरसेक्ट कर रहा हूं मतलब डिपार्टमेंट 10 के जॉब और डिपार्टमेंट 20 के जॉब को मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूं. तो इट विल डिस्प्ले दी वैल्यूज दैट आर कॉमन इन बोथ द डिपार्टमेंट्स. दैट मींस जॉब्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ द डिपार्टमेंट्स आर डिस्प्लेड हियर. ठीक है, तो अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट 10 में जो जॉब थे वो क्या थे, मैनेजर, क्लर्क एंड प्रेसिडेंट. 20 में जो थे क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क एंड एनालिस्ट. कॉमन वैल्यूज जो देखें तो यहाँ पे देखिए मैनेजर मैनेजर कॉमन है, क्लर्क क्लर्क कॉमन है, प्रेसिडेंट इसमें नहीं है. ठीक है, इसमें है, और एनालिस्ट इसमें है, उसमें नहीं है. क्लियर है? तो अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो इट विल डिस्प्ले द कॉमन वैल्यूज बिटवीन बोथ द सेट्स. क्लियर है? सो इंटरसेक्शन ऑपरेशन गिव्स द कॉमन वैल्यूज फ्रॉम बोथ द सेट्स. क्लियर है? और अगर मैं इंटरसेक्ट ऑल करता हूं तो इसमें आएगा एरर, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब कॉमन वैल्यू निकालनी है. कॉमन वैल्यू को मैं एक ही बार डिस्प्ले करूंगा, 2 बार मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता. क्लियर है? जबकि यूनियन में यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है. क्लियर है? अब इंटरसेक्ट का जो क्वेरी है, ठीक है, इंटरसेक्ट की क्वेरी को मैं एंड से कर सकता हूं क्या? दैट मीन्स कैन आई राइट सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP where DPT number that is equals to 10 and DPT number that is equals to 20. तो ये इसमें एक भी आउटपुट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि एक रो का डिपार्टमेंट या तो 10 हो सकता है या तो 20 हो सकता है. ठीक है, अगर मैं लिखूं मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो एक रो में डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज स्टोर्ड है यहाँ पर, इन वैल्यूज में या तो 10 है या तो 20 है या तो 30, एक ही वैल्यू है. 2 वैल्यू तो हो ही नहीं सकती. तो यहाँ जो अगर मैं एंड लिख रहा हूं तो ये एंड में नहीं लिख सकता. ठीक है, इस क्वेरी को मुझे इंटरसेक्ट से ही बनाना पड़ेगा. क्लियर है? बट अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर DPT नंबर दैट इज इक्वल टू 10 इंटरसेक्ट, एक काम करते हैं अलग अलग निकाल के देखते हैं. पहले ये डिपार्टमेंट 10 के जॉब मिले, फिर मैं निकाल रहा हूं सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर लेट्स सपोज सैलरी इज ग्रेटर देन 2000. तो ये जॉब्स मुझे जिसमें सैलरी ग्रेटर देन 2000 है. अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, इंटरसेक्ट निकाल रहा हूं. तो सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर DPT नंबर दैट इज इक्वल टू 10 इंटरसेक्ट and then select job from EMP where salary is greater than 2000. तो इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ. मैं किनका किनका, इसका और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ. तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मैनेजर ही मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे. तो मैनेजर और प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट भी इसमें कॉमन था. देखिए यहाँ भी प्रेसिडेंट है, यहाँ भी प्रेसिडेंट है, यहाँ भी मैनेजर है और यहाँ भी मैनेजर है. तो कॉमन वैल्यूज जो दोनों की थी वो दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है. अब इस क्वेरी को मैं चाहूं तो एंड ऑपरेटर से यूज कर सकता हूं. मतलब मैं यहां चाहूं तो एंड लिख सकता हूं. क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग कॉलम की कंडीशंस हैं. ठीक है, तो अलग अलग दोनों कॉलम की कंडीशंस हैं, तो मैं एंड से भी यूज कर सकता हूं और मैं चाहूं तो इंटरसेक्ट से भी कर सकता हूं. ठीक है, इंटरसेक्ट यूज करने से ये अलग सेट टर्म करेगा, ये अलग सेट टर्म करेगा और इसमें कॉमन वैल्यूज निकालेगा, जबकि यहाँ पे 2 कंडीशंस दी है मैंने. ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 सेम कॉलम नेम्स को ले रहा हूं, डिपार्टमेंट नेम का शुड 10, डिपार्टमेंट का शुड 20, तो ये क्वेरी विल गिव यू नो आउटपुट, क्योंकि रिलेशनल मॉडल में एक कॉलम में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, 2 वैल्यू मैं स्टोर कर ही नहीं सकता. क्लियर है? और
इंटरसेक्ट से मैं अगर उसको निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरसेक्ट ऑपरेटर ही यूज करना पड़ेगा, जिसमें ये अलग सेट को टर्म करेगा, ये अलग सेट को टर्म करेगा, और उसके बीच में उसको क्या करेगा, वो कॉमन वैल्यूज निकाल के देगा। क्लियर? अब थर्ड क्वेरी देखते हैं हम लोग, जिसमें हमें क्या निकालना है। तो हमने लिखा था सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एमपी वेयर डिपार्टमेंट का 10, हमने लिखा यूनियन, और यूनियन करके हमने क्या किया, ऐसी को कॉपी पेस्ट किया और उसको चेंज किया हमने डिपार्टमेंट नंबर का 20। क्लियर? तो यूनियन क्या कर रहा है कि प्रॉपर्टीज दैट आर इन आर, प्रॉपर्टीज दैट आर इन एस, एज वेल एज प्रॉपर्टीज दैट आर इन बोथ द सेट्स। तो ऐसे जॉब जो 10 में है, ऐसे जॉब जो 20 में है, और ऐसे जॉब जो दोनों में है, उनको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है? अगर मैं इनको इंटरसेक्ट कर रहा हूं तो इंटरसेक्ट करने से क्या कर रहा है कि ये ऐसे जॉब्स निकाल रहा है जो डिपार्टमेंट 10 में है और 20 में है, मतलब कॉमन जॉब जो डिपार्टमेंट 10 एंड 20 दोनों में है, उनको क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है। थर्ड हम देखते हैं माइनस। ठीक है? माइनस मीन्स सेट डिफरेंस। सो प्रॉपर्टीज दैट आर इन आर बट नॉट इन एस। सो दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज एस, हम निकाल रहे हैं आर माइनस एस। तो प्रॉपर्टीज दैट आर इन आर बट नॉट इन एस। ठीक है? ऐसे जॉब जो डिपार्टमेंट 10 में है लेकिन 20 में नहीं है। ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पहले निकालना पड़ेगा 10 के जॉब्स। तो 10 के जॉब्स हमने यहाँ निकाले हुए थे। देखिए डिपार्टमेंट 10 में कौन कौन से जॉब्स हैं, क्लर्क, और ये तो नेम हो गए। काम करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस क्वेरी को। सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। ये मिले 10 के जॉब्स, और इसी में एडी करके हम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं, तो ये मुझे मिले 20 के जॉब्स। तो प्रॉपर्टीज दैट आर इन आर बट नॉट इन एस। तो इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसमें नहीं है, तो ऐसा कौन सा जॉब है यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं है। तो मैनेजर देखें तो मैनेजर यहाँ पर है, प्रेसिडेंट देखें तो प्रेसिडेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट आपको आउटपुट में मिल रहा है। फिर क्लर्क देखें तो क्लर्क यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है? तो ऐसे यूनिक जॉब जो डिपार्टमेंट 10 में है लेकिन 20 में नहीं है, वो आ रहा है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है? अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं कि डिपार्टमेंट 10 माइनस सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10, तो ये क्या दिखाएगा, ऐसे जॉब जो डिपार्टमेंट 20 में है और 10 में नहीं है। तो 20 में देखें तो क्लर्क यहाँ पर 10 में है, मैनेजर भी है, एनालिस्ट यहाँ पर जो है यूनिक है जो 10 में नहीं है। क्लियर है? तो एनालिस्ट जो है वो 20 में है लेकिन 10 में नहीं है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर एनालिस्ट ही आना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपको आउटपुट मिल रहा है एनालिस्ट। ठीक है? अब आप चाहें तो ये जो यूनियन इंटरसेक्शन है, ये हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी मैंने यूनियन लिखा है, फिर मैं एक और यूनियन लिखता हूँ, और यूनियन लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 30। ये क्या दिखाएगा, डिपार्टमेंट 10, 20 और 30 तीनों के सेट को क्या करेगा, यूनियन करके दिखा रहा है। क्लियर है? और भी हम 40, 50 भी ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं तो। क्लियर है? सिमिलरली अगर मेरे पास दो पर्टिकुलर टेबल्स हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी। ठीक है? और अगर मैं क्वेरी लिखता हूं कि सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी यूनियन सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम डीपीटी। क्लियर है? तो सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी, ये क्या दिखाएगा, ये वाले वैल्यूज दिखाएगा, और फिर सेलेक्ट डीपीटी नंबर फ्रॉम डीपीटी क्या करेगा, ये वाली वैल्यूज लेगा। इनके बीच में क्या कर रहा हूँ, यूनियन निकाल रहा हूँ। यूनियन निकालूंगा तो क्या दिखाएगा, ये दोनों के वैल्यूज को दिखाएगा, मतलब जो ईएमपी में भी है और जो डीपीटी में भी है, उन दोनों को क्या करेगा, दिखाएगा। तो ये आपको आउटपुट मिलेगा 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने यूनियन लिखा है इसलिए 10, 20, 30, 40 दिखा रहा है। अगर मैं यूनियन ऑल लिखूंगा तो 14 + 4 18 वैल्यूज दिखाएगा ये। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट यूज करता हूँ तो ये क्या दिखाएगा, ऐसी वैल्यूज जो दोनों में है, तो दोनों में जो है 10, 20 और 30 है। ठीक है? और ये अगर मुझे निकालना है कि ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू है जो 10 में है, सॉरी ईएमपी में है लेकिन डीपीटी में नहीं है,
तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस। तो ऐसी कोई भी यूनिक वैल्यू मेरी एमपी में नहीं है, क्योंकि फॉरेन की में हमेशा ऐसी वैल्यू रहेगी जो प्राइमरी की में हो। लेकिन मैं पेरेंट में से अगर चाइल्ड को माइनस करता हूं तो ऐसी वैल्यू मिल सकती है जिसको कोई चाइल्ड रेफर नहीं कर रहा है। तो यहां पर वैल्यू मिली मुझे 40। क्लियर है? अब इसमें एक क्वेरी और पूछ सकता है, क्वेरी में आपको पूछ सकता है कि डिस्प्ले द यूनिक जॉब विच इज इन डिपार्टमेंट 10। ठीक है, 10 में ऐसा यूनिक जॉब बताओ जो सिर्फ डिपार्टमेंट 10 में ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। फिर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 20 और डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 30। ऐसा करना पड़ेगा हमें, तब मुझे मिलेगा प्रेसिडेंट। लेकिन ये क्वेरी गलत हो गई, क्योंकि इसमें मुझे पता करना पड़ रहा है कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं मेरे ईएमपी टेबल में। 10 है, 20 है, 30 है। अगर मेरे पास 100 डिपार्टमेंट्स होंगे तो मैं माइनस करके पूरा 100 लिखना पड़ेंगे मुझे। तो मुझे चाहिए यूनिक जॉब विच इज इन डिपार्टमेंट 10। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए select job from EMP where department number is to 10 minus select job from EMP where department number is not equals to 10। ठीक है, ऐसे जॉब जो डिपार्टमेंट 10 में है माइनस ऐसे जॉब जो डिपार्टमेंट 10 में नहीं है, उसको माइनस करेंगे तो ऐसी यूनिक वैल्यू मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट 10 के पास ही है, बाकी के पास नहीं है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सेट ऑपरेशंस। जो ये हमने 3 सेट ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। ठीक है, तो यूनियन means R union S, properties that are in R, properties that are in S, as well as properties that are in both R and S. Intersection means R intersection S, that is common properties that are in both the sets R and S. Set difference means properties that are in R but not in S. If I write R minus S, that means properties that are in R but not in S. But when I write S minus R, that means properties that are in S but not in R. क्लियर है? तो ये हो गया हमारे तीनों सेट ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं जॉइंस। ये जॉइन की नीड हमें कहां पड़ती है। अब हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। 2 टेबल्स हमारे पास, एक है डिपार्टमेंट की टेबल है और एक हमारी इंप्लॉय की टेबल है। ठीक है, अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉय के नेम्स चाहिए जो डिपार्टमेंट 10 में वर्क कर रहे हैं, तो मैं सिंपल एक ही क्वेरी लिख सकता हूं कि सेलेक्ट ईनेम फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इज इक्वल टू 10। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस केस में मेरे पास क्या है, मुझे चाहिए नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10। तो 10 के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, यहां से मैं डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 करके निकाल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो है मेरे इस टेबल में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेरी को चेंज करूं और चेंज करके बोलूं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट सेल्स और हु आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो इस केस में मैं यहां पे ऐसा नहीं लिख सकता कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डी नेम दैट इज इक्वल टू सेल्स। क्यों? क्योंकि ये डीनेम नाम का जो कॉलम है ये मेरे ईएमपी टेबल में है ही नहीं। ये जो डीनेम नाम का कॉलम है ये मेरे पास कहां पर है, ये मेरे डीपीटी टेबल के डीनेम कॉलम में है। ठीक है, जो सेल्स वैल्यू है वो डीनेम कॉलम में डीपीटी टेबल में है, ईएमपी टेबल से मुझे डेटा नहीं मिल सकता। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालने हैं नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट सेल्स। तो पहले सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर निकालना पड़ेगा, फिर इस डिपार्टमेंट नंबर को इस डिपार्टमेंट नंबर से मैच करना पड़ेगा, फिर वहां से मुझे नेम्स निकालने पड़ेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स व्हेन वी नीड, व्हाई वी यूज जॉइंस, व्हाई वी यूज जॉइंस और व्हाई वी नीड जॉइंस। ठीक है, इफ डेटा इज required from 2 tables, then we need to join those 2 tables.
ठीक है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टेबल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मेरा एक टेबल से डेटा आ रहा था। क्लियर है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंस। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंस में हम देखते हैं, हमारे पास जो टेबल्स हैं, एक टेबल है हमारे पास डीपीटी, एक टेबल है हमारे पास ईएमपी। ठीक है, डीपीटी टेबल में मेरे पास 3 कॉलम हैं और 4 रोज हैं। ईएमपी टेबल में 8 कॉलम्स हैं और 14 रोज हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहला ज्वाइन जो यूज कर रहा हूं वो है क्रॉस ज्वाइन, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे इसका। तो ठीक है, मतलब ये जो जितनी भी चीजें आज हम पढ़ रहे हैं, ये फिर से हम पढ़ेंगे जब हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा में। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा इज इन थ्योरेटिकल लैंग्वेज, whereas SQL is in non-procedural language. Here SQL is non-procedural language and relational algebra is in procedural language. वहां मुझे जो भी वैल्यूज निकालनी है सबका मुझे प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, जॉइंस, सबका क्या करना, मुझे प्रोसीजर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, SQL में इन सिंटैक्स को पढ़ ले रहे हैं। इन सिंटैक्स को हम अलजेब्रा में फिर से पढ़ेंगे जब हम उसका थ्योरी क्लास अटेंड करेंगे। क्लियर? तो अब हम सबसे पहला ज्वाइन यूज कर रहे हैं क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन का सिंटैक्स है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी। ठीक है, तो हमने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इट विल डिस्प्ले 8 कॉलम्स 14 रोज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी लिखा हमने तो 3 कॉलम्स 4 रोज। जब हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी, ठीक है, तो इट विल डिस्प्ले 14 into 4 56 rows. That means if relation R and relation S, relation R has m attributes and n tuples. ठीक है, relation S has m attributes and q tuples. The relation R cross S has m plus p एट्रीब्यूट्स, मतलब इनके एट्रीब्यूट और इनके एट्रीब्यूट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, m प्लस p एट्रीब्यूट्स प्लस n इंटू q रोज और ट्यूपल्स। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, इनकी ट्यूपल को इनकी ट्यूपल से मल्टीप्लाई करेंगे और एट्रीब्यूट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस ज्वाइन। तो हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी, इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं सो इट विल डिस्प्ले 56 रोज। ठीक है, सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 4, 56 रोज विल बी जनरेटेड। ठीक है, प्लस 8 कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी, 3 कॉलम्स फ्रॉम डीपीटी, दीज आर 11 कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड इन ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी। ठीक है, अब आउटपुट कैसे आ रहा है, आउटपुट देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहली जो रो है स्मिथ की, जो फर्स्ट रो है, ठीक है, वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी फर्स्ट रो से। फिर इसकी फर्स्ट रो जो है एलन से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर इसकी फर्स्ट रो जो है वार्ड से मल्टीप्लाई हो रही है। इसकी फर्स्ट रो जो है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई 14, ये वही है, देखिए ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई 14 एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। फिर सेकेंड डिपार्टमेंट की रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड सेट ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। फिर 30 की जो रो है वो 30 थर्ड सेट ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई हो रही है और 40 वाली जो है वो फोर्थ सेट ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसे आ रहे हैं आपके टोटल 56 रोज। क्लियर है? ये आपको मिल रहा है सुपर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। सुपर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मींस जितने भी रिकॉर्ड्स आपके जनरेट हो सकते हैं 2 टेबल से, वो टेबल्स आपके रिकॉर्ड क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी। ठीक है, मैंने यहां लिखा है स्टार, स्टार मींस ऑल दी एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ईएमपी एज वेल एज एट्रीब्यूट्स फ्रॉम डीपीटी दोनों दिखा रहा है। तो इसमें डीपीटी नंबर जो है 2 बार दिखा रहा है, एक आ रहा है एमपी टेबल से, एक आ रहा है डीपीटी टेबल से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूं कि सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी, क्लियर है? तो ये क्या करेगा, 2 ही एट्रीब्यूट शो करेगा। पहला एट्रीब्यूट आएगा ई नेम, दूसरा आएगा डी नेम,
और रोज पूरी की पूरी 56 रोज जनरेट करेगा। ठीक है, देखिए 56 रोज अभी भी जनरेट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम देखें ईनेम जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ एक ही टेबल से आ रहा है, वो ईएमपी से ही आ रहा है। डीनेम जो है वो डीपीटी में ही है, तो डीपीटी से ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर इसी क्वेरी को मैं चेंज करके यहाँ पे मैं लिख दूं कॉमा डीपीटी नंबर, सो इट विल जनरेट एन एरर। क्लियर है? तो ये जनरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि डीपीटी नंबर जो कॉलम है वो ईएमपी में भी है, वो डीपीटी में भी है। अगर यहाँ आउटपुट देखें तो डीपीटी नंबर यहाँ पे 2 बार दिखा रहा है, एक ईएमपी से आ रहा है, एक डीपीटी से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे अब एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि मैं ईएमपी के डीपीटी को प्रोजेक्ट करूं कि डीपीटी के डीपीटी को प्रोजेक्ट करूं। तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर लिखूंगा तो ये ईएमपी का डीपीटी नंबर शो करेगा, और अगर मैं डीपीटी का डीपीटी नंबर लिखूंगा, डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर, तो ये डीपीटी का क्या करेगा, डीपीटी नंबर प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो ये 56 रो जनरेट हो रहे हैं, अगर मुझे ये वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो मैं क्या करूंगा, ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर लिखूंगा, और अगर मुझे ये वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो मैं क्या करूंगा, डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर लिखूंगा। क्लियर है? सो यहाँ पर एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन के नेम्स यूज करते हैं। क्लियर है? दिस इज योर एसक्यूएल 99 सिंटैक्स और क्रॉस ज्वाइन। ओल्ड सिंटैक्स जो है इसका वो है सेलेक्ट, जैसे हमने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी, अब हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी। तो दिस इज दिस सेम थिंग जो हमने क्रॉस ज्वाइन में परफॉर्म की थी। ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन में भी हमने लिखा था, देखिए अगर मैं फिर से रन करूं तो आपको क्वेरी भी दिख रही है। क्वेरी मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी, तो ये ईएमपी के रोस कॉलम्स आ रहे हैं, ये डीपीटी के कॉलम्स आ रहे हैं, और ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होके आ रही हैं वैल्यूज उनकी। ठीक है, तो दिस इज ओल्ड सिंटैक्स। ओल्ड सिंटैक्स मींस ओरेकल 9i के पहले यही सिंटैक्स यूज होते थे। ओरेकल 9i के समय क्या हुआ कि सिंटैक्स को क्या हुआ, रिवाइज किया गया, और रिवाइज करके क्या किया गया, नए सिंटैक्स दिए गए, जहां पे आपको दिया गया क्रॉस ज्वाइन का सिंटैक्स। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दी गई कि जो पुराने सिंटैक्स हैं वो भी आपके क्या हो रहे हैं, अभी भी वर्क कर रहे हैं। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के कारण क्या हो रहे हैं कि ये कॉमा सिंटैक्स भी अभी तक क्या हो रहा है, काम कर रहा है। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसे पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नेम्स जो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं मतलब मुझे क्या करना है कि ये जो सेल्स में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके ही चाहिए। तो इन सेल्स का डीपीटी नंबर निकालना पड़ेगा, तो 30 निकला इसका सेल्स का डीपीटी नंबर। ये पूरा सेल्स की रो है तो इसके बाद में डीपीटी नंबर 30 दिया है। अब ये 30 जहां जहां मतलब इक्वेट हो रहा है, मतलब जहां जहां ये मैच कर रहा है, यहां मैच कर रहा है तो जेम्स आना चाहिए, यहां मैच कर रहा है तो ब्लेक आना चाहिए, यहां मैच कर रहा है तो वार्ड आना चाहिए, यहां मैच कर रहा है तो एलन आना चाहिए। ठीक है, ये 4 रो आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी इनर ज्वाइन डीपीटी ऑन emp.dpt number that is equals to dpt.dpt number। क्लियर है? मतलब मैं emp के dpt नंबर और dpt के dpt नंबर को मैंने क्या किया है, मैच किया है, और एंड करके मैं एक और कंडीशन इसमें डालूंगा, और कंडीशन क्या डालूंगा, dname that is equals to sales। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट का नेम सेल्स होना चाहिए और उनका एम्प्लॉय का डीपीटी नंबर और डीपीटी का डीपीटी नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय के नेम्स डिस्प्ले करो, तो मैंने फिलहाल स्टार लिख दिया है, तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट 30 के ही क्या करेगा, पूरे रोज को डिस्प्ले करेगा। तो ये देखिए एलन, वार्ड, मार्टिन, ब्लेक, टर्नर और जेम्स, ये टोटल 6 एम्प्लॉयज हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेम, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ई नेम, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के नेम दिखाएगा। अगर आपको एम्प्लॉय के नेम अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो वहां पर पूरी सेल्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट नेम को सेल्स कर दिया है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि हम सेकंड ज्वाइन पढ़ रहे हैं, सेकंड
ज्वाइन का नाम है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इक्वी ज्वाइन, एक होता है नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, तो इनर ज्वाइन कैसे परफॉर्म करते हैं? तो इनर ज्वाइन के लिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, फिर हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी, तो ये क्या करेगा? 14 इंटू 4 56 रोज जनरेट करेगा, और 8 प्लस 3 11 कॉलम्स को क्या करेगा? प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी इनर ज्वाइन डीपीटी, और ऑन करके मैं क्या कर रहा हूं? एक ज्वाइनिंग क्राइटेरिया दे रहा हूं। तो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया इज emp.dpt नंबर दैट इज इक्वल टू dpt.dpt नंबर। जनरली ज्वाइनिंग क्राइटेरिया जो रहता है वो प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन को इक्वेट करके ही किया जाता है। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है? आपको बता रहा है कि स्मिथ जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, क्योंकि स्मिथ का डिपार्टमेंट नंबर और रिसर्च का डिपार्टमेंट नंबर सेम है। एलन जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, क्योंकि सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर और एलन का डिपार्टमेंट नंबर सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ये एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर को डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से मैंने क्या कर दिया है? मैच कर दिया है। सो दिस इज नोन एज इक्वी ज्वाइन। क्लियर है? और अगर मैं अदर देन इक्वालिटी यूज करता हूं, मतलब मैं यहां पर या तो नॉट इक्वल टू यूज करूं, या तो मैं लेस देन यूज करूं, या तो ग्रेटर देन यूज करूं, या तो लेस देन इक्वल टू यूज करूं, या तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करूं। ठीक है, ये सभी केस में क्या होगा? इसको बोलेंगे हम नॉन इक्वी ज्वाइन। दैट मींस कंडीशन इज अदर देन इक्वालिटी इज नोन एज नॉन इक्वी ज्वाइन। तो ये देखिए, ये वैल्यूज जब जब मैच नहीं कर रही है तो क्या कर रहा है? उन वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूं? डिस्प्ले कर रहा हूं। तो 56 टोटल रोज थी मेरे पास, उसमें से 14 रोज मेरी मैच कर गई है। तो 56 माइनस 14, 42 रोज ऐसी होंगी जो मेरी मैच नहीं करेगी, मतलब जो नॉट इक्वल टू में आएंगी। ठीक है, लेस देन करेंगे तो अलग रोज आएंगी, ग्रेटर देन करेंगे तो अलग रोज आएंगी, वो आप करके देख लेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के अंदर दो टाइप के ज्वाइंस आते हैं, एक आता है इक्वी ज्वाइन, एक होता है नॉन इक्वी ज्वाइन। और इनर ज्वाइन में इनर इज एन ऑप्शनल कीवर्ड, डायरेक्टली आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ज्वाइन डीपीटी लिख सकते हैं, ऑन करके आपको ज्वाइनिंग क्राइटेरिया देना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज योर SQL 99 सिंटैक्स। ठीक है, अगर आपको ओल्ड सिंटैक्स यूज करने हैं तो आप अभी भी लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी, इंस्टेड ऑफ ऑन यू हैव टू राइट वेयर। सो मैं ये यूज कर रहा हूं नॉन इक्वी के लिए, ये वही 42 रोज आ रही हैं, और अगर मैं इक्वी ज्वाइन यूज करना है तो मैं यूज करूंगा इक्वल टू। सो दिस इज योर 14 रोज फॉर इक्वी ज्वाइन। सो दिस इज योर ओल्ड सिंटैक्स। क्लियर है? सर ओल्ड और न्यू सिंटैक्स दोनों याद करके रखना है क्या? दोनों याद करके रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पे ओल्ड सिंटैक्स यूज किया है, कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पे न्यू सिंटैक्स दिया है। क्लियर है? दोनों आपको रखने ही पड़ेंगे याद। ठीक है, प्लस मैं आपको अभी इंटरसेक्शन बता रहा था, यहाँ पर यूनियन कंपैटिबल हमने 3 ऑपरेशंस पढ़े। पहला हमने पढ़ा यूनियन, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए कीवर्ड हमने यूज किया था इंटरसेक्ट, और तीसरा था सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस हमने यूज किया माइनस। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ ओरेकल में काम करेगा ना, अदर डीबीएमएस में आपको इसकी जगह लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट। ठीक है, अदर देन ओरेकल, दैट इज माई एसक्यूएल में आपको अगर ये क्वेरी लिखनी है तो आपको एक्सेप्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बुक में भी अगर आप पढ़ेंगे तो जनरल सिंटेक्स आपको एक्सेप्ट करके ही दिया होगा, ओरेकल का सिंटेक्स नहीं दिया होगा, शायद आपको माइनस का सिंटेक्स नहीं दिया होगा, लेकिन एक्सेप्ट जो है वो ओरेकल में काम नहीं करता। क्लियर है? तो हमें सिंटेक्स ऐसे पढ़ने हैं जो सब जगह काम करें, तो आपको एक्सेप्ट ही पढ़ना चाहिए। ओरेकल में आप वर्क कर रहे हैं तो ही आप माइनस करें, अदरवाइज अदर डीबीएमएस के लिए आपको एक्सेप्ट ही याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल हमें ऐसा पढ़ना है कि हम किसी भी डीबीएमएस में काम कर रहे हैं तो उस डीबीएमएस में हम वर्क कर सकें। क्लियर है? तो ओल्ड सिंटैक्स न्यू सिंटैक्स दोनों आपको क्या करने पड़ेंगे? समझने पड़ेंगे।
ठीक है। अब थर्ड जो ज्वाइन है वो होता है नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन हम जनरली तब परफॉर्म करते हैं जब दो टेबल के बीच में कुछ कॉमन कॉलम्स हों। ठीक है, कोई कॉलम ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इसमें एक कॉलम है डीपीटी नंबर और एक हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, इसमें भी एक कॉमन कॉलम है डीपीटी नंबर। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी, तो मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताने की नीड नहीं है। डायरेक्टली ये क्या करेगा, उस कॉमन कॉलम को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इक्वेट कर देगा। इक्वेट कर देगा मतलब इस डीपीटी नंबर को इस डीपीटी नंबर से मैच करेगा, जो भी वैल्यूज मैच करेगी उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो ये 14 रिकॉर्ड्स मेरे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ठीक है, जब मैं इक्विजॉइन यूज कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन दे रहा था, तो ये दोनों वैल्यूज मेरी मैच कर रही थी, मैच करके 14 रोस आ रही थी। तो इसमें जो डीपीटी नंबर है वो दो बार डिस्प्ले कर रहा था, एक आ रहा था ईएमपी नंबर से, सॉरी एक आ रहा था ईएमपी से, एक आ रहा था डीपीटी से। दोनों अलग अलग टेबल से कॉलम कॉमन आ रहे हैं, इसलिए एक को ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर रेफर कर रहे थे, एक को डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर रेफर कर रहे थे। अगर मैं इन क्वेरी में डायरेक्टली डीपीटी नंबर लिख रहा था तो इसमें एरर आ रहा था। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन नेचुरल ज्वाइन में क्या हो रहा है कि नेचुरल ज्वाइन और इक्विजॉइन में डिफरेंस पूछा जाता है। तो नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कॉमन एट्रीब्यूट को एक ही बार डिस्प्ले करता है, दो बार डिस्प्ले करता ही नहीं है। ठीक है, तो ईएमपी टेबल है 8 कॉलम्स, डीपीटी टेबल है 3 कॉलम्स। रिजल्ट ऑफ ईएमपी select star from EMP natural join DPT will have 10 columns। ठीक है, 8 + 3 माइनस जो कॉमन कॉलम है उसका एक ऑकरेंस हट जाएगा, तो 8 + 3 11, 11 - 1 टोटल 10 कॉलम्स दिखाएगा आपको। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो इक्विजॉइन और नेचुरल जॉइन में डिफरेंस क्या है? तो नेचुरल जॉइन और इक्विजॉइन में डिफरेंस हमेशा ये इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि नेचुरल ज्वाइन ऑलवेज eliminates duplicate occurrence of common columns। ठीक है, whereas equijoin do not eliminate। पहला डिफरेंस समझ में आया सबको? पहला डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। सेकेंड डिफरेंस यह है कि इन नेचुरल ज्वाइन ज्वाइनिंग क्राइटेरिया is already defined। That means we need not to mention the joining criteria in case of natural join, but in equijoin we need to mention the joining criteria। किस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन करा रहा हूं। ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा कि दो पर्टिकुलर टेबल में जो भी कॉमन कॉलम है उसको क्या करेगा, उसके बीच में ज्वाइन लगाएगा, तो उनके वैल्यूज को इक्वाइट कर देगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पे डुप्लीकेट ऑकरेंस रिमूव कर दिया इसने, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया लगा दिया। और कोई डिफरेंस हो सकता है क्या इसमें? और कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? तो अब अगर आ जाते हैं कि अगर मुझे ये क्वेरी निकालनी थी, कौन सी क्वेरी? पहले नेचुरल ज्वाइन को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो पर्टिकुलर टेबल है, एक तो ईएमपी टेबल है और एक है हमारे पास डीपीटी टेबल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसमें, तो इसमें कॉमन कॉलम जो है वो है डीपीटी नंबर। तो अगर मैं लिख रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी, तो ये क्या कर रहा था, इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली इक्विजॉइन परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, अब अगर मैं इसका नाम डीपीटी नंबर कर देता हूं, इसका नाम मैं डी नंबर कर देता हूं। ठीक है, मैं करता हूं अल्टर टेबल नेम इज डीपीटी
रीनेम कॉलम डीपीटी नंबर टू डी नंबर। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल है ईएमपी जिसमें डीपीटी नंबर है, एक टेबल है डीपीटी जिसमें कॉलम का नाम जो है वो डी नंबर है। ठीक है, और अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? रोल नंबर 42, रोल नंबर 42 है? रोल नंबर 52? मीटिंग में ना रोल नंबर 42 है ना रोल नंबर 52 है, पक्का? तो 42 है। हर्षल, हर्षे एब्सेंट हो चुके हैं वो। रोल नंबर 52 जस केतन नायक। यस सर। बड़े जल्दी नींद से जाके तुम लोग यार। सर वो माइक का वो था, वो सिस्टम ऑफ था। बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए? सर नेचुरल ज्वाइन का तो आइडिया नहीं है। अभी जो पढ़े उसके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए? रोल नंबर 62, रोल नंबर 62 है मीटिंग में? यस सर। क्या होना चाहिए? सर पूरा डिस्प्ले करेगा शायद। पूरा मतलब? सर मतलब पहले वो कॉमन तो हटा दे रहा था ना, तो नहीं हटाएगा कॉमन को हटाएगा मतलब? सर, वो एलिमिनेट कर दे रहा था ना, नहीं अभी करेगा। अभी तो कॉमन कुछ है ही नहीं। कुछ है कॉमन? नहीं, नहीं है। नहीं है तो क्या दिखाना चाहिए? सर कॉमन एट्रीब्यूट्स दिखाएगा दोनों टेबल के। तो थर्ड पॉइंट जो नेचुरल जॉइन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ tables do not have common columns, the result of natural join is same as the result of its cross join। अभी देखिए 56 रोज आ रही हैं आपको, दिख रही हैं आपको? यहाँ पे डीपीटी नंबर है, यहाँ पे डीपीटी नंबर की जगह डी नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल जॉइन में थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि इफ टेबल्स डू नॉट हैव common columns, then result of natural join and the result of natural join is same as what? Cross join। क्लियर है? नेचुरल जॉइन में एक चीज ये समझ में आई। अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैं उसको आपस चेंज कर देता हूं, अल्टर टेबल डीपीटी रीनेम कॉलम डी नंबर टू डीपीटी नंबर। ठीक है, अब मेरे पास जो है डीपीटी में जो है वो क्या है? डीपीटी नंबर है। ठीक है, ईएमपी भी मेरे पास क्या है? डीपीटी नंबर है। अब इन दोनों बीच में अगर मैं नेचुरल जॉइन परफॉर्म करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही कॉमन कॉलम है, वो है डीपीटी नंबर डीपीटी नंबर। ठीक है, अगर मेरे दो पर्टिकुलर कॉमन कॉलम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है डीपीटी नंबर डी नेम, यहाँ पर है डीपीटी नंबर, यहाँ पर ई नेम है, मैं इसको भी अगर चेंज करके डी नेम कर दूं, मैं लिखूं अल्टर टेबल ईएमपी रीनेम कॉलम ई नेम टू डी नेम। ठीक है, और फिर मैं क्या करूं? परफॉर्म करूं क्या? नेचुरल ज्वाइन ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा कि डी नेम को डी नेम से मैच करेगा, डीपीटी नंबर को डीपीटी नंबर से मैच करेगा। मतलब दोनों वैल्यूज मैच होंगी तो ही आउटपुट आएगा। तो ऐसा कोई भी वैल्यू मैच नहीं होने वाला है, इसलिए एक भी आउटपुट इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम टोटली अलग हैं। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय नेम हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में हो। ठीक है, लेकिन जो कॉलम के नेम्स हैं वो कॉलम के नेम्स आपके सेम हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डी नेम है, डीपीटी नंबर है, यहाँ पर भी डी नेम है और डीपीटी नंबर है।
क्लियर है? तो दो पर्टिकुलर टेबल के बीच में जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट होंगे, अगर मैं नेचुरल ज्वाइन करूंगा तो सब में क्या करेगा, इक्वेट करेगा और सब में एंड कंडीशन इंपोज कर देगा। मतलब पहला कॉलम दूसरे को पहले से मैच होना चाहिए, दूसरा दूसरे से मैच होना चाहिए, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें। क्लियर है? तो अब अगर मैं दो अलग अलग कॉलम को लेता हूं, मैं पहले तो उसको चेंज कर देता हूं, अल्टर टेबल emp रीनेम कॉलम डीनेम टू eName, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूं अल्टर टेबल dpt रीनेम कॉलम dpt नंबर टू डी नंबर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल है मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp और एक टेबल है मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम dpt। क्लियर है? तो अब मुझे अगर क्वेरी निकालनी है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट eName फ्रॉम emp where dpt number that is equals to d number and dName that is equals to sales। सॉरी, यहां पर मेरे को एक वो भी लगाना पड़ेगा, कॉमा dpt, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जो dpt नंबर कॉलम है वो मेरा कहां पर है, emp टेबल में ही है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं उसको। डी नंबर कॉलम किस में है, वो dpt में है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं। और dName कॉलम भी मेरा dpt में डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं। अदरवाइज इस क्वेरी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp where emp.dpt number that is equals to dpt.dpt number and dName is equals to sales, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अननेसेसरी डॉट ऑपरेटर क्यों यूज करूं जब दोनों कॉलम के नेम्स अलग अलग हैं, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं dpt नंबर इक्वल्स टू डी नंबर। क्लियर है? ठीक है। तो अब इस क्वेरी को अगर मैं बनाऊंगा तो मैं इसको इक्वी ज्वाइन से ही बना सकता हूं, मैं इसको नेचुरल ज्वाइन से नहीं बना सकता, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन अगर मैं करूंगा, इसका नेचुरल ज्वाइन dpt और dpt करके मैं इसका ये ज्वाइनिंग क्राइटेरिया यहां से हटा रहा हूं, डायरेक्टली लिखता हूं dName इक्वल्स टू सेल्स। तो इसमें आपकी जो रोज हैं वो रोज क्या आ रही है, ज्वाइन कीवर्ड इज मिसिंग, जो रोज हैं वो पूरी की पूरी रोज आ जा रही है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है आपको क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है। एक भी आपका इसमें कॉमन कॉलम नहीं है तो पहले क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है, क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट की जो पूरी 14 रोज आ रही थी, पूरी 14 रोज को क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर दे रहा है, पूरे 14 के 14 नेम्स आपको क्या कर रहा है, दिखा रहा है। क्लियर है? दैट मीन्स इफ द टेबल, if tables do not have common columns, then we need to join, या हम ऐसा बोलें कि if tables have do not column नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि if primary key and foreign key combinations do not have same column names, then we need to join using equijoin instead of natural join to produce the desired result. सर लास्ट क्वेरी समझ नहीं आई। समझते हैं, चलो उसको भी इसको हटा देते हैं। हाँ, लास्ट क्वेरी मतलब वाली क्वेरी समझ में नहीं आई है ना। यहाँ पे देखें, अगर हमने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp नेचुरल ज्वाइन dpt, तो एक भी कॉमन कॉलम नहीं है, ये पूरे 56 रोज जनरेट किया,
56 रो जनरेट करने के बाद डी नेम में सेल्स कौन से थे, यही 14 वैल्यूज थी, तो यही 14 वैल्यूज आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये जो स्मिथ से लेकर मिलर है वही आपको डिस्प्ले कर रहा है। देखिए स्मिथ से लेकर मिलर, क्लियर है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नेचुरल जॉइन परफॉर्म करने के बाद मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि डी नेम सेल्स होना चाहिए, तो डी नेम सेल्स इन्हीं 14 वैल्यूज में आपकी आ रही है। क्लियर है? यस सर। है ना। लेकिन अगर मुझे निकालना हो कि सेल्स डिपार्टमेंट कौन काम कर रहा है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, डीपीटी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर। तो यहाँ पे जो डीपीटी नंबर है और यहाँ डी नंबर है, इन दोनों में ये 30-30 मैच होना चाहिए, ये 30-30 मैच होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारी वैल्यूज जब तक मैच नहीं करेगा तब तक क्या होगा, आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो अब मुझे इक्वी जॉइन ही परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं नेचुरल जॉइन परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, फॉरेन की मैं बनाया जरूर हूं कि वो प्राइमरी की को रिफर करे, लेकिन फॉरेन की का नाम मैंने अलग दिया है। ये हमने पढ़ चुका है कि फॉरेन की के नेम जो है जनरली हम सेम रखते हैं। तो जनरली हम सेम क्यों रखते हैं? ताकि हम नेचुरल जॉइन परफॉर्म कर सकें। क्लियर है? लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सेम ही रखें, हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो डिफरेंट अगर हम रख रहे हैं तो उस केस में हम नेचुरल जॉइन परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? हमें परफॉर्म करना पड़ेगा इक्वी जॉइन। ठीक है, और इक्वी जॉइन का ये मैंने ओल्ड सिंटेक्स यूज किया है, आप चाहें तो उसको न्यू सिंटेक्स के हिसाब से भी बना सकते हैं, जहां पे आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट इनेम फ्रॉम ईएमपी इनर जॉइन, तो डायरेक्टली आप जॉइन लिख सकते हैं। डीपीटी और वेयर की जगह आप लगाएंगे ऑन करके आप लिखेंगे डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू डीपीटी नंबर, सॉरी डी नंबर, और फिर लगाएंगे वेयर, और वेयर करके आप लगाएंगे डी नेम इज इक्वल टू सेल्स। क्लियर है? तो ये आपके आ रही हैं 6 रोज। ठीक है, तो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया इज दिस, और उसके बाद और फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट के ही मुझे रोज चाहिए, मुझे बाकी रोज नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की ही रोज चाहिए। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वी एंड नॉन इक्वी ज्वाइन, या जिसको हम बोले इनर ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इनर ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन ये हम दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन से पहले इनर ज्वाइन का, सॉरी नेचुरल ज्वाइन का एक सिंटेक्स और है। जब हम लिख रहे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले तो मैं डीपीटी टेबल को ठीक कर दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, यहाँ पर डी नंबर है, अल्टर कर लेते हैं, अल्टर टेबल डीपीटी वेयर, सॉरी रीनेम कॉलम डी नंबर टू डीपीटी नंबर, तो टेबल अल्टर्ड हो गई है। अब मेरे पास अगेन 2 टेबल है, एक है मेरे पास ईएमपी टेबल, एक है मेरे पास डीपीटी टेबल। ठीक है, अब मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसमें नेचुरल ज्वाइन, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी। नेचुरल की स्पेलिंग गलत है ना। तो ये आपको मिल रहा है नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट, 14 रोज आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो ये 14 रोज जो आपको मिल रही हैं अभी, ये 14 रोज में मैंने जो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया लगाया है वो मैंने क्या लगाया है कि ईएमपी और डीपीटी टेबल में जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो कॉमन एट्रीब्यूट अभी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीपीटी नंबर ही मिल रहा है। क्लियर है? अब इसका एक और सिंटेक्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ज्वाइन डीपीटी यूजिंग डीपीटी नंबर। तब भी आउटपुट आपको सेम मिल रहा है। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों सिंटेक्स में डिफरेंस क्यों है, ऐसा 2 सिंटेक्स क्यों दिया गया है ओरेकल के द्वारा? सर की डिफाइन कर रहे हैं दूसरे में यूजिंग करके, की डिफाइन कर रहा है। वेरी गुड। और कोई? और कोई आंसर? तो ये जो यूजिंग वाला, दो, हाँ बोलिए बोलिए। सर 2 कॉलम सेम हो सकता है, एक से ज्यादा। 2 कॉलम सेम नहीं हो सकते, एक से ज्यादा मीन्स
डीपीटी नंबर जरूरी नहीं है, एक और कॉलम नेम भी सेम हो सकता है, तो उसमें बताना पड़ेगा कि वेरी गुड। तो ये यूजिंग वाला सिंटेक्स कब काम करेगा? यूजिंग वाला सिंटेक्स तब काम करेगा व्हेन टू टेबल्स हैव मल्टीपल कॉमन कॉलम्स, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही कॉलम पे क्या करना है, ज्वाइन परफॉर्म करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं अल्टर टेबल ईएमपी रीनेम कॉलम ईनेम टू डीनेम। ठीक है, अब मेरे पास दो टेबल है, एक तो मेरे पास ईएमपी टेबल है, ये मेरी ईएमपी टेबल है, और एक मेरे पास क्या है, डीपीटी टेबल है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट देखें तो डीनेम कॉमन है, डीपीटी नंबर कॉमन है। मुझे सिर्फ और सिर्फ डीपीटी नंबर पे ही क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना है या इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इक्वी ज्वाइन अगर परफॉर्म करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ज्वाइन डीपीटी वेयर सॉरी ऑन, और ऑन करके मैं क्या लिखूं, emp.dpt number that is equals to dpt.dpt number। इक्वी ज्वाइन तो बहुत इजी है, ऑन की जगह मैं वेयर क्लॉज लगा रहा हूं तो वहां पे मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। ये आपका ओल्ड सिंटैक्स हो गया इक्वी ज्वाइन का। ठीक है, दोनों में आउटपुट सेम आ रहा है। अगर इसी क्वेरी को अगर मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करता हूं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेचुरल ज्वाइन, और नेचुरल ज्वाइन में जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया ले लेता है। अगर मैं कुछ नहीं दिया तो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया ले लेगा, एक भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के सेट को वो क्या कर रहा है, दोनों के सेट को मैच कर रहा है। डीनेम डीपीटी नंबर, डीनेम डीपीटी नंबर के दोनों सेट को मैच कर रहा है, तो डीनेम कभी मैच करेगा ही नहीं। क्लियर है? तो अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग, और यूजिंग करके मैं लिख रहा हूँ डीपीटी नंबर। तो ये क्या कर रहा है कि इस डीपीटी नंबर के बेसिस पे ही क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेगा। तो ये नेचुरल ज्वाइन की जगह मुझे अब यहाँ पर ज्वाइन लिखना पड़ेगा या इनर ज्वाइन लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका परफॉर्म कर रहा है इक्वी ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ डीपीटी नंबर। इसलिए डीपीटी नंबर को सबसे पहले क्या किया, उसने डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूजिंग करके मैंने ब्रैकेट क्यों लिया है, क्योंकि अगर मेरे पास मल्टीपल कॉमन कॉलम्स हैं, मतलब 3 to 4 कॉमन कॉलम्स है और मुझे 2 या 3 कॉलम पे क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो उन सेट को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। वो ब्रैकेट एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सेट में एक ही एट्रीब्यूट है, हो सकता है सेट ऑफ 2 और 3 एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं उसमें। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इनर ज्वाइन। अब इसको वापस ठीक कर देते हैं टेबल को हमारी। ठीक है, टेबल अल्टर्ड हो गई। अब हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दो टेबल वापस आ चुकी हैं। हमारी जो बेस टेबल्स थी, एक ईएमपी थी और एक हमारी डीपीटी टेबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आउटर ज्वाइंस के पास। ठीक है, आउटर ज्वाइन में हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दूसरा है राइट आउटर ज्वाइन, तीसरा है फुल आउटर ज्वाइन। क्लियर? अब आउटर ज्वाइंस होते क्या हैं? तो ज्वाइंस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनर ज्वाइंस, एक होते हैं आउटर ज्वाइंस। ठीक है, इनर ज्वाइंस मतलब जो मैंने ज्वाइनिंग क्राइटेरिया दिया है वो मैच कर रहा है, तो जो रोज आ रही हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, दैट इज इनर ज्वाइन। क्लियर है? इनर में इक्वी की ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन यूज कर सकता हूँ। इक्वी मतलब इक्वालिटी कंडीशन दे रहा हूँ तो वो इक्वालिटी कंडीशन के बेसिस पे ज्वाइन कर रहा है। नॉन इक्वालिटी दे रहा हूँ तो नॉन इक्वी यूज कर रहा हूँ तो नॉन इक्वालिटी के बेसिस पे ज्वाइन कर रहा है। तो जो भी वैल्यूज, जो भी ज्वाइनिंग क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं उन वैल्यूज को क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, वेयर एज आउटर ज्वाइंस में हमारे पास क्या होते हैं, आउटर ज्वाइन में पास एक फैसिलिटी है कि मैं क्या कर सकता हूं, किसी एक टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले कर सकता हूं। क्लियर है? तो इसमें होते हैं 3 टाइप के ज्वाइंस, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, जिसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज इक्वल टू इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन दी लेफ्ट टेबल। इसका मतलब है कि लेफ्ट टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले करना है। ठीक है, इनर ज्वाइन में जो आउटपुट आ रहा है उसके अलावा
जो लेफ्ट टेबल है, ठीक है, जो लेफ्ट टेबल है उसकी पूरी जो रोज बची हुई है उनको भी क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सिमिलरली राइट आउटर ज्वाइन इज इक्वल टू इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन दी राइट टेबल, ठीक है, मतलब राइट टेबल को मुझे कंप्लीटली क्या करना है, डिस्प्ले करना है। और तीसरा जो है वो है फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल आउटर ज्वाइन इज अगेन इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन दी लेफ्ट टेबल प्लस रोज लेफ्ट इन दी राइट टेबल। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका रोज लेफ्ट इन दी लेफ्ट टेबल प्लस रोज लेफ्ट इन दी राइट टेबल, मतलब लेफ्ट टेबल को भी कंप्लीट डिस्प्ले करना है, राइट टेबल को भी कंप्लीट डिस्प्ले करना है, ठीक है। जो मैच कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेफ्ट को भी कंप्लीट डिस्प्ले करना है, राइट को भी कंप्लीटली डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले तो क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए थोड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कुछ टेबल्स यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल है आर जिसमें दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, एक पर्टिकुलर टेबल है मेरे पास एस जिसमें दो कॉलम्स हैं सी एंड डी। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर जो रोज हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं परफॉर्म करूं इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन में परफॉर्म कर रहा हूं और परफॉर्म कर रहा हूं मैं बी और सी कॉलम के बेसिस पे कि r डॉट बी दैट इज इक्वल टू s डॉट सी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी रोज आएंगी, पहली बात तो जो आउटपुट में आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी आएंगे। और फिर ये 2 इस 2 से मैच करेगा तो ये आएगा 1 2 2 और 5, ठीक है। 4 मैच कर नहीं रहा है यहाँ पर, 6 मैच कर नहीं रहा है यहाँ पर, तो इनर ज्वाइन का आउटपुट क्या आएगा, यही आएगा सिर्फ, ठीक है। 4 मैच कर नहीं रहा है, 6 मैच कर नहीं रहा है, सिर्फ ये 2 ही मैच कर रहा है, वो भी एक ही बार मैच कर रहा है, इसलिए आउटपुट आ रहा है 1 2 2 5, ठीक है। अब अगर मैं परफॉर्म करूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या आउटपुट आना चाहिए, ए बी सी डी, पहले तो आना चाहिए इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन का आउटपुट आ रहा है 1 2 2 5 प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल, तो ये वाली रोज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बची जो है वो क्या है, 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या आएगी, करस्पॉन्डिंगली नल वैल्यूज को क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। नल वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है मतलब वहां पे मैचिंग वैल्यूज मेरे पास नहीं है। अब मेरी लेफ्ट टेबल कंप्लीटली डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। लेफ्ट टेबल में जो 1 2 3 4 5 6 था ये पूरी की पूरी वैल्यूज आ गई हैं। राइट टेबल में जो मैचिंग वैल्यूज थी सिर्फ वही आ रही हैं, जो मैचिंग नहीं है वहां पे मैंने क्या किया है, नल डिस्प्ले किया है। क्लियर है? लिखना है किसी को ये, तो लिख लें, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। लिखना है किसी को, आवाज आ रही है किसी को? हो गया सर, नोट कर लिया। यस सर हो गया। यस सर हो गया। सर हो गया। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, राइट आउटर ज्वाइन का यहाँ यहीं पे करते हैं। चलो पर मैं इसको अब हम परफॉर्म कर रहे हैं राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो राइट आउटर ज्वाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परफॉर्म करने का इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन में ए बी सी डी 4 कॉलम है, तो इनर ज्वाइन का आउटपुट आया 1 2 2 5, ठीक है, प्लस रोज लेफ्ट इन दी राइट टेबल, तो राइट टेबल की एक ही वैल्यू मैच कर रही है वो है 2 5, जो बच गई है वो 1 4 एंड 3 6 है, यहाँ आएगा 1 4 3 6, यहाँ पे क्या आएंगी उनकी नल वैल्यूज। क्लियर है? तो दिस इज योर राइट आउटर ज्वाइन। क्लियर है? तो राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि राइट टेबल को मैं कंप्लीटली डिस्प्ले कर रहा हूं, तो ये देखिए राइट टेबल मेरी कंप्लीटली डिस्प्ले हो रही है। क्लियर है? अब अगर मुझे परफॉर्म करना है फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है, तो फुल आउटर ज्वाइन के लिए अगेन मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा इनर ज्वाइन, ठीक है। तो ये मेरा इनर ज्वाइन का आउटपुट है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब यहां पे लिखता हूं मैं फुल आउटर ज्वाइन,
ठीक है। तो फुल आउटर जॉइन इक्वल्स टू इनर जॉइन प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल। तो क्या क्या रोज बची हैं, मुझे बची है 3 4 5 6। यहाँ पे क्या आएगी, नल वैल्यूज। यहाँ पे जो बची है वो क्या बची है, 1 4 3 6। तो यहाँ पे क्या आएंगी उनकी नल वैल्यूज। दिस इज योर फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले कर रहे हैं। जो मैच कर रहा है उसको पहले डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये जो मैचिंग वैल्यूज थी ये पहले डिस्प्ले हो रही है, फिर बाकी वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। और करस्पॉन्डिंग जो नॉन मैचिंग वैल्यूज हैं उनमें क्या कर रहा हूँ, मैं नल वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूँ। क्लियर है। सो दिस इज फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, और आउटर ज्वाइंस हम यूज तभी करते हैं जब हमें किसी एक टेबल या दोनों टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले करना हो। ठीक है, कंप्लीट मतलब मैच हो रहा हो या हो रहा हो, हमें उसको डिस्प्ले करना ही है, तब हम आउटर ज्वाइंस। और अगर सिर्फ मैच कर रहा हो तभी इंप्लीमेंट करके देखें अब इसको। अब मैं परफॉर्म करता हूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर मैं लिख रहा था इनर ज्वाइन डीपीटी, तो ये 14 रोज डिस्प्ले कर रहा था। इसमें पहली बात तो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया देना पड़ेगा, emp.dpt नंबर दैट इज इक्वल टू dpt.dpt नंबर। तो ये 14 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर फॉर्म करता हूं, इंस्टेड ऑफ इनर ज्वाइन मैं लिखता हूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले करेगा। तो अब लेफ्ट टेबल, पहली बार इसमें एरर आएगा, आउटर की स्पेलिंग मैंने आधी लिखी है। हाँ, तो लेफ्ट टेबल कौन सी है मेरी, मैंने क्वेरी में लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो ये जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लेफ्ट साइड में ईएमपी टेबल है, राइट साइड में डीपीटी टेबल है। तो लेफ्ट टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले करना है। तो लेफ्ट टेबल में 14 वैल्यूज ऑलरेडी इनर ज्वाइन में इंक्लूडेड थी, इसलिए कोई भी वैल्यू बची नहीं, इसलिए कोई भी रोज में ऐड हुई नहीं। ठीक है, तो इसका आउटपुट जो है 14 रोज ही आ रहा है, मतलब रिजल्ट ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज सेम एज रिजल्ट ऑफ इट्स इक्वी ज्वाइन या इनर ज्वाइन बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर्म करता हूँ राइट आउटर ज्वाइन। तो अब राइट टेबल कंप्लीट डिस्प्ले करना है। राइट टेबल कौन सी है, डीपीटी। तो डीपीटी में एक वैल्यू ऐसी थी जिसमें मुझे क्या थे, एम्प्लॉयज नहीं थे। तो एम्प्लॉयज नहीं थे, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पूरा का पूरा नल वैल्यू को क्या कर दिया उसने, डिस्प्ले किया है। क्लियर है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन में राइट टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले कर रहा है वो। क्लियर है। और थर्ड हम देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन। सो फुल आउटर ज्वाइन, अगर मैं फुल आउटर ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूं तो ये रिजल्ट ऑफ इट्स राइट आउटर ज्वाइन ही दे रहा है, क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में कोई ऐसी रो मिली नहीं थी मुझे जो लेफ्ट टेबल में बची हो। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब जनरली फुल आउटर ज्वाइन हम तभी यूज कर सकते हैं जब मैं प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशंस को न लूं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था RS का, उसमें मेरे पास कोई प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन नहीं था। ठीक है, अगर मेरे पास प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन हो तो रिजल्ट ऑफ इट्स लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन, या तो लेफ्ट या तो राइट, इज इक्वल टू योर इनर ज्वाइन होना ही है। क्यों? क्योंकि फॉरेन की में ऐसी वैल्यू आ ही नहीं सकती जो प्राइमरी की में ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉरेन कीज हैं इसमें वैल्यूज तभी आएंगी जब इसमें वैल्यूज आएंगी। मतलब इसमें 10 आया तभी मैंने इसमें 10 डाला है, इसमें 20 आया तभी इसमें 20 डाला है, इसमें 30 आया तभी मैंने इसमें 30 डाला है, इसमें 40 आया, इसमें 40 की एक भी रो नहीं है। लेकिन मैं चाहूं तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऐड कर सकता हूँ डिपार्टमेंट 40 में। अभी डिपार्टमेंट 40 में एक भी एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नंबर 50 तो मैं लिख ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट मेरे पास यहाँ है ही नहीं। सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ये सिर्फ कीवर्ड का फेयर है। अगर मैं यहां पर लिखा हूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट टेबल मेरे पास ईएमपी है, एमपी को कंप्लीट डिस्प्ले करना है। अगर मैं इसको चेंज करके यहां पे कर दूं डीपीटी, यहां पे कर दूं ईएमपी, तो कायदे से ये राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब इसको कंप्लीट डिस्प्ले करना है, डीपीटी टेबल को कंप्लीट डिस्प्ले करना है। तो डीपीटी टेबल में एक ही रो ऐसी बची थी जिसमें एम्प्लॉय नहीं थे, तो उसको भी यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले किया उसने।
ठीक है, तो लेफ्ट बोलो या राइट बोलो, हमारे पास एक टेबल को कंप्लीट डिस्प्ले करने का यहाँ पर क्या है कि फैसिलिटी मिल रही है। अब इसमें ये जो मैं लिख रहा था EMP लेफ्ट आउटर ज्वाइन DPT, इसमें आउटर कीवर्ड इज ऑप्शनल, हम डायरेक्टली लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने लेफ्ट किया, अब मैं ये राइट परफॉर्म कर रहा हूं, और अगर मैं इसके नाम में फुल लिखता हूं तो ये हो जाएगा फुल ज्वाइन। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। क्लियर है? इनके अगर हम ओल्ड सिंटेक्स देखें तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कॉमा DPT, इंस्टेड ऑफ ऑन मुझे लिखना पड़ेगा वेयर, और EMP.DPT नंबर का DPT.DPT नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ प्लस, कहाँ पर DPT.DPT नंबर मैंने लगाया प्लस, तो ये परफॉर्म करेगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का आउटपुट आ रहा है, 14 रोस आ रही हैं। ये मैंने प्लस कहाँ लगाया, राइट साइड लगाया। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड से मैं हटा देता हूँ, तो ये परफॉर्म करेगा राइट आउटर ज्वाइन। देखिए राइट आउटर ज्वाइन हो रहा है, DPT को कंप्लीटली डिस्प्ले कर रहा है, जो राइट टेबल थी उसको कंप्लीटली डिस्प्ले कर रहा है, और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, नल वैल्यूज इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो प्लस इंडिकेट कर रहे हैं, ये प्लस दिखा रहा है कि मुझे नल वैल्यूज को कहाँ इंक्लूड करना है। ठीक है, जब मैं DPT.DPT नंबर प्लस लगाया था, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसमें डिपार्टमेंट का मैचिंग नहीं मिल रहा है, तो डिपार्टमेंट का आपको क्या करना है, नल डिस्प्ले करना है और एम्प्लॉय को डिस्प्ले करना है। तो ऐसी कोई भी रो नहीं थी मेरे पास। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय में प्लस लगा रहा हूँ, मतलब डिपार्टमेंट मुझे कंप्लीटली डिस्प्ले करना है। एम्प्लॉय में मुझे क्या करना है, जो मैच नहीं कर रहा वहां पे नल वैल्यूज को इंक्लूड करना है। ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे मुझे नल इंक्लूड करके दिखाना है। तो ये हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। अब मुझे अगर फुल आउटर ज्वाइन करना हो तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड प्लस लगा दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि फुल आउटर ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी आया है, पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जनरली हम प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन से ही ज्वाइन करते हैं, तो या तो मैं लेफ्ट कर सकता हूं या तो मैं राइट कर सकता हूं। फुल आउटर ज्वाइन तो लेफ्ट या राइट के इक्विवेलेंट ही होगा। क्लियर है? इसलिए पहले इसका कोई सिंटेक्स नहीं था। अभी SQL 99 में इसके नया सिंटेक्स आया, तब उसका फुल आउटर ज्वाइन का सिंटेक्स आया है। क्लियर है? ओल्ड में ऐसा कोई भी सिंटेक्स नहीं था। यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ ज्वाइन। लास्ट कैटेगरी ऑफ द ज्वाइन इज सेल्फ ज्वाइन। सो सेल्फ ज्वाइन मींस टेबल ज्वाइनिंग इटसेल्फ इज नोन एज सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, टेबल ज्वाइनिंग इटसेल्फ इज नोन एज सेल्फ ज्वाइन। तो अपने आप में ज्वाइन क्यों करेगा वो? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक हायरार्किकल इंफॉर्मेशन है। स्मिथ एक एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय आईडी है 7369, उसके मैनेजर की आईडी है 7902। 7902 कौन सा एम्प्लॉय है? उसका नाम है फोर्ड। तो मुझे अगर डिस्प्ले करना है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज अलोंग विद देयर मैनेजर्स नेम, ठीक है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज अलोंग विद देयर मैनेजर्स नेम, तो मुझे एम्प्लॉय नेम से ही दोनों नेम निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर ऐसा लिखता हूं कि सेलेक्ट ई नेम एज एम्प्लॉय नेम कॉमा ई नेम एज MGR नेम फ्रॉम EMP कॉमा EMP, तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैं दो टेबल को अगर एक साथ ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, उसको एलियासिंग देनी पड़ेगी, उसको जो है मुझे इसको रीनेम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसमें एम्बिग्यूटी आएगी कि ये ई नेम इस EMP का है कि ये ई नेम इस EMP का है। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कॉलम एम्बिग्यूअसली डिफाइंड। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब उनको अलग अलग बताना पड़ेगा कि ये मैं इस एम्प्लॉय से ले रहा हूँ, ये मैं इस मैनेजर से ले रहा हूँ। क्लियर है? तो
सेल्फ ज्वाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल को भी क्या करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये मेरी एम्प्लॉय टेबल है और ये मेरी जो है वो क्या है, मैनेजर टेबल है। ठीक है, मतलब ये वही रिलेशनशिप है जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी ना, रिकर्सिव रिलेशनशिप की एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय। तो एक जगह मैनेजर था, एक जगह आपके क्या थे, नॉर्मल एम्प्लॉयज थे। ठीक है, तो ये वही आपका जो है वर्क कर रहा है। तो इस सेल्फ ज्वाइन में हमको क्या करना पड़ेगा, यही रिकर्सिव रिलेशनशिप को हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ये रिलेशनशिप किस तरह है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये सारे के सारे क्या हैं, एम्प्लॉय हैं। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, एम्प्लॉय हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, मैनेजर्स हैं। मतलब ये सारे के सारे जो नेम्स हैं ये एम्प्लॉय के नेम्स हैं, ये सारे के सारे जो नेम्स हैं वो क्या हैं, मैनेजर्स के नेम्स हैं। ये मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है एम्प्लॉय के नेम along with their मैनेजर्स नेम। तो एम्प्लॉय का नेम जो है स्मिथ है, उसके मैनेजर की आईडी जो 7902 है, तो उसके मैनेजर का नेम क्या है, फोर्ड है। तो स्मिथ के सामने फोर्ड का नाम आना चाहिए। क्लियर है? तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट e.ename as employee name, comma m.ename as mgr name। ठीक है, अब e.ename क्या है, मेरा एम्प्लॉय है, मतलब e मेरा एम्प्लॉय है, m मेरा मैनेजर है। तो एम्प्लॉय का नेम निकालना है तो e.ename लिखना पड़ेगा, मैनेजर का नेम निकालना है तो m.ename लिखना पड़ेगा। फ्रॉम emp e, emp m। एक एम्प्लॉय को मैंने ई कर दिया मतलब एम्प्लॉय कर दिया, एक एम्प्लॉय को मैंने एम कर दिया मतलब मैनेजर्स कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा मान के चल रहा हूं ई है, ये मेरा क्या है, एम है। तो मेरे को निकालना है e.ename, यहां से निकालना मुझे m.ename। ठीक है, कंडीशंस क्या है, वेयर e.mgr दैट इज इक्वल्स टू m.emp नंबर। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय जो है उसका जो मैनेजर आईडी है और जो मैनेजर है उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो मेरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर हम, स्मिथ एक एम्प्लॉय है तो यहाँ e.ename में स्मिथ आएगा, e.mgr में क्या आएगा, 7902। ठीक है, इसका मैनेजर जो है वो फोर्ड है। ठीक है, फोर्ड अगर है इसका मैनेजर, स्मिथ एक एम्प्लॉय है, उसका मैनेजर आईडी है 7902 और फोर्ड उसका मैनेजर है, उसकी एम्प्लॉय आईडी है 7902। तो मैंने यहाँ पे लिखा है e.mgr मतलब एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी इज इक्वल टू मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको एग्जैक्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो ये देखिए, स्मिथ एक एम्प्लॉय था, उसका मैनेजर था फोर्ड। तो स्मिथ एम्प्लॉय में आया, उसका मैनेजर आया फोर्ड। ठीक है, फिर अगर हम देखें एलन एक एम्प्लॉय था, उसका मैनेजर जो था 7698 है। तो 7698 किसका है, ब्लेक। तो एलन का जो मैनेजर है वो ब्लेक है। तो एलन अगर हम देखें, एलन का मैनेजर जो है ब्लेक है। तो ऐसे करके 13 रोज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि किंग एक एम्प्लॉय है जिसका कोई मैनेजर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक रो कम आ रही है। क्लियर है? सो दिस इज योर सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो सेल्फ ज्वाइन इज ए काइंड ऑफ आइदर इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन। आइदर वी कैन इंक्लूड द लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे एम्प्लॉय नेम बताना है जिसके पास मैनेजर नहीं है, तो मुझे इसी में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करके मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट e.ename as emp name, m.ename as मैनेजर नेम, फ्रॉम emp e where, और where करके मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय बताने हैं जिसके मैनेजर्स नहीं है, है ना। तो मुझे मैनेजर्स में क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया किंग, किंग का कोई मैनेजर नहीं है। क्लियर है? इस सेम क्वेरी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां से इसको हटा के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेचुरल लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वेयर की जगह लिखना है ऑन। तो मैं ऐसे भी क्वेरी को लिख सकता हूं। क्लियर? तो जो दो टेबल में परफॉर्म कर रहे थे, सिंगल टेबल में वही क्वेरी लिख सकता हूं। यहां मैंने क्या किया है, यहां भी सिंगल टेबल को दो टेबल मैंने डिवाइड किया है, एक को मैंने ई कर दिया, एक को मैंने एम कर दिया है। ठीक है,
और ई और एम को मैंने क्या किया है उस हिसाब से मैनेज किया है। मैं ई डॉट ईएमपी नंबर और एम डॉट एमजीआर करूंगा तो आउटपुट गलत आ जाएगा ना। मतलब इसी क्वेरी में अगर मैं चेंज करके यहाँ पे कॉमा कर देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूं वेयर, यहां से हटा देता हूं मैं प्लस, तो आउटपुट 13 जरूर आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉय नेम की जगह मैनेजर्स नेम दिखा रहा है और मैनेजर्स के नेम की जगह एम्प्लॉय नेम दिखा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन गलत पोर्ट्रे हो रही है, ठीक है। इसमें एक एम्प्लॉय था, उसका मैनेजर फोर्ड था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं अभी तक। हाँ, यहाँ पर आपको ई डॉट ईएमपी नंबर अगर आप लिखते हैं और एम डॉट एमजीआर नंबर लिखते हैं या एमजीआर लिखते हैं तो आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, लेकिन ये आउटपुट रिवर्टेड मिल रहा है। देखिए, स्मिथ एम्प्लॉय था, वो मैनेजर में दिख रहा है, उसका मैनेजर जो था वो एम्प्लॉय में दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन गलत हो जा रही है। दिस इज योर रॉन्ग क्वेरी, ठीक है। एक्चुअल क्वेरी जो है वो ये है, ये जो है वो गलत क्वेरी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंस। ये सारे जॉइंस मैंने क्या कर दिए, आपको पढ़ा दिए हैं। अब ये सारी क्वेरीज आप बना के देखेंगे, जहां पे डाउट आएगा वो आप पूछेंगे। अभी फिलहाल किसी कॉन्सेप्ट में किसी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट? सर सर एक बार नेचुरल जॉइन बता दीजिए। नेचुरल ज्वाइन हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास टेबल में, दो टेबल में कोई कॉमन एट्रीब्यूट हो। नेचुरल ज्वाइन का नाम कैसे आया कि जब मैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन करूंगा तो नेचुरली मैं प्राइमरी की और फॉरेन की कॉम्बिनेशन से ही ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की का जो नेम है वो सेम होना चाहिए, तभी मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर सकता हूं। तो अगर मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करता हूं, मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी, तो मुझे यहाँ ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताने की नीड नहीं पड़ रही है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ईएमपी और डीपीटी में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यूज को क्या करेगा, मैच करेगा, और जो मैच करेगा उनकी रोज को क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। तो ये वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है 14। तो जो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया ले रहा था, ज्वाइनिंग कॉलम ले रहा था, उसको सबसे पहले डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। कि मैं डीपीटी नंबर के बेसिस पे ज्वाइन कर रहा हूं। दीज आर माई एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एंड दीज आर माई डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स। क्लियर है? These are my employee records. Sorry. These are my employee records and these are my department records. ठीक है, based on this department number. So this is the natural join. अब इसको मैं इक्विजॉइन से भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस इस नेचुरल ज्वाइन में जो है, जो डुप्लीकेट ऑकरेंस है उसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा। डायरेक्टली लिखूंगा मतलब मैं डायरेक्टली डीपीटी नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। ई नेम लिख सकता हूँ, डी नेम लिख सकता हूँ फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी। ये भी एक डिफरेंस था इक्वी और नॉन इक्वी में, कि इक्वी ज्वाइन में अगर मैं ये सेम क्वेरी लिख रहा था तो मुझे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताना पड़ रहा था, प्लस डीपीटी नंबर को मुझे डिस्प्ले करना है तो मुझे लिखना पड़ रहा था ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर या तो डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर। यहाँ मुझे लिखना पड़ रहा था ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर। ये तो कहाँ से आ रहा है पता है, डी नेम भी कहाँ से आ रहा है पता है, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इनर ज्वाइन डीपीटी, और डीपीटी करके मुझे अब यहाँ पे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया भी बताना पड़ेगा। ज्वाइनिंग क्राइटेरिया इज ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर। टेबल और व्यू डज नॉट ज्वाइन, दो बार आ गया देखिए यहाँ पर। तो ये सेम आउटपुट जो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया, ये सेम आउटपुट के लिए मुझे यहाँ पर डीपीटी में या तो मुझे एमपी डॉट डीपीटी नंबर लिखना पड़ रहा है या तो डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर लिखना पड़ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली डीपीटी नंबर लिखता हूँ तो इट विल जनरेट एन एरर। क्यों? क्योंकि दो बार आएगा, एम्बिग्यूटी आएगी। तो एम्बिग्यूटी को मैं रिजॉल्व करने के लिए मुझे टेबल नेम डिस्प्ले करना ही पड़ेगा वहां पर, कि ईएमपी का डीपीटी नंबर चाहिए कि डीपीटी का डीपीटी नंबर चाहिए मुझे। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल ज्वाइन। यस सर। और कोई डाउट? सर अगर दो डिफरेंट टेबल यूनियन कंपैटिबल हैं तो उनमें यूनियन इंटरसेक्शन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर देखिए मेरे पास अगर कोई टेबल है मेरे पास
मेरे पास अगर टेबल है आर, मेरे पास टेबल है एस, इसमें है ए और बी, इसमें भी ए और बी है, तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को यूनियन भी कर सकता हूँ, इनको मैं नेचुरल मतलब इंटरसेक्ट भी कर सकता हूँ और मैं इनका डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आर में ए बी है, एस में ए बी सी है, तो मुझे अब इन पर्टिकुलर कॉलम पे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं डायरेक्टली अब दोनों पर्टिकुलर टेबल पे यूनियन कंपैटिबिलिटी नहीं कर, मतलब यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट भी परफॉर्म नहीं कर सकता। सर नाम नेम सेम होना चाहिए कि डिफरेंट भी हो सकता है? नहीं, नेम डिफरेंट हो सकता है, डोमेन शुड बी सेम। मैंने यहाँ पहले ही बता दिया कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पे 2 कॉलम है, तो यहाँ 3 कॉलम है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन पर्टिकुलर सेट को निकालना पड़ेगा, मतलब सेलेक्ट ए कॉमा बी निकालना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ स्टार वाले कर दूं, लेकिन यहाँ तो सेलेक्ट ए कॉमा बी ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 से ज्यादा मेरे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी के बाद सी भी है मेरे पास। क्लियर है? प्लस मैं ए बी को बी सी से भी मैं यूनियन कर सकता हूं, अगर इन सबका डेटा टाइप सेम है, डोमेन सेम है, तो मैं ए बी को बी सी से भी यूनियन कंपैटिबली कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ, और कोई डाउट? इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। यहाँ प्रैक्टिकली हमने देख लिया, थ्योरेटिकली जल्दी समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को अब। क्लियर है? जब ये वाली प्रैक्टिस कर लेंगे आप क्वेरीज, तो वाली आपको इजीली समझ में आ जानी चाहिए। और किसी को कोई डाउट? एनी मोर डाउट्स? अब इससे रिलेटेड जो है आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं लैब में, वो भी आप करके देख लेंगे, प्लस इससे रिलेटेड गेट क्वेश्चंस भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप करके देख लेंगे। क्लियर है? क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास इतना टाइम ना हो कि मैं सारे गेट क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करते चलूं, ठीक है। अगर मैं गेट क्वेश्चन भी सारे डिस्कस करने लगा तो टाइम बहुत निकल जाएगा, उसके लिए मुझे अलग से क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं, वो भी अगर मुझे मिल जाए टाइम तो मैं गेट क्वेश्चंस भी करा दूंगा। और किसी कोई डाउट है तो पूछें, अदरवाइज क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। कोई डाउट नहीं है? कर दूं बंद में?